क्लास में कुछ चीजें कवर की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि कुछ मॉनेटरी आइटम्स हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं। मॉनेटरी आइटम्स हमने कहा तीन ही है हमारे पास। वो तमाम रिसीवेबल्स जिसके अगेंस्ट आपको कैश मिल रहा हो, वो तमाम पेबल्स जिसके अगेंस्ट आपने कैश पे करना है, ठीक है जी, और फॉरेन करेंसी के यूनिट, करेंसी जो है आपके पास, ये तीनों चीजें क्या है, मॉनेटरी आइटम्स। हमने डिस्कस किया था कि मॉनेटरी आइटम्स को हम हर रिपोर्टिंग डेट पर, इस पे हर रिपोर्टिंग डेट पर क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम हाथ भी नहीं लगाते, ऐसा है सर। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक इफ्रिक। क्या कवर करने जा रहे हैं? एक इफ्रिक जो आपके कोर्स में मौजूद है, इस स्टैंडर्ड में मौजूद है, लेकिन कोई बंदा उस इफ्रिक का नाम नहीं लेता, ठीक है जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं IS 21 के साथ मौजूद एक इफ्रिक को, लेकिन सर चूंकि इस इफ्रिक का कोई नाम नहीं लेता, ना किताब में रेफरेंस दिया हुआ है, सवाल उस पर आए हुए दबा के, ठीक है जी। एज क्लोज एज लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में किसी इफ्रिक के ऊपर जो है वो आपके पास पेपर में 11 मार्क्स का सवाल, ठीक है जी। तो मैं इफ्रिक भी पढ़ा देता हूं और उसके कॉन्सेप्ट भी आपको दे देता हूं, ठीक है। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, मुझे एक चीज ये बताएं सर, मैंने एक एसेट खरीदा है $10,000 का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या खरीदा है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेरी इल्तिजा और रिक्वेस्ट है, फोकस पूरा यहाँ करना मेरे बच्चों, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं एडवांस कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसको जरा तरीके से देखना। इस $10,000 में से सर हमने 1 जनवरी को या से पहले नवंबर को, 1 नवंबर को हमने से 20,000 सॉरी 4,000 या से $4,000 पे किए एज एडवांस। क्या पे किए? एज एडवांस। हमने एक एसेट खरीदना था, एक प्रॉपर्टी, एक प्लांट खरीदना था हमने। प्लांट के लिए हमने 1 नवंबर को $4,000 क्या दे दिए? एडवांस दे दिए। पक्का? सर हमें 15 दिसंबर को सर $5,000 मजीद पे कर दिए इसके लिए ऑन डिलीवरी। कब? ऑन डिलीवरी हमने $5,000 और पे कर दिए। कितना रहेगा बात? $1,000 रहेगा। हमने कहा $1,000 हम आपको पे करेंगे। कब? 10 जनवरी। कब? 10 जनवरी को हम पे करेंगे, यानी ये हमारा क्या है? वेरी गुड सर, ये हमारा है पेमेंट। ऐसा? अब सर जरा रेट सुन लीजिएगा। सर मेरे पास जो फॉरेक्स के रेट्स हैं सर, वो 3 दिनों में 1 नवंबर को फॉरेक्स का रेट है सर ₹200 पर $। सर 15 दिसंबर को फॉरेक्स का रेट है सर ₹205 पर $। ठीक है जी। सर 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड भी आ गया सर, इस दिन डॉलर का रेट था $209 या से $212 पर $। सर फिर 15 या से 10 जनवरी को जब हमने आखिरी पेमेंट की है, उस दिन डॉलर का रेट था ₹214 पर $। ऐसा? मुझे बताएं सर, मेरे पास यहाँ प्लांट के लिए 3 टुकड़ों में पेमेंट हुई है। कितने? 3 टुकड़ों में पेमेंट हुई, ऐसा है। अब गौर से एक चीज नोट करना सर, इसी एक एग्जांपल के ऊपर पूरा इफ्रिक मौजूद है। इफ्रिक में क्या लिखा हुआ था? क्या एडवांस एक मॉनेटरी आइटम है? नहीं सर। क्यों? इस एडवांस के अगेंस्ट क्या मिलना है? एसिड मिलना है भाई, कैश। मैंने डे 1 पे एडवांस दिया एक बंदे को, मेरे लिए एक एसेट है। एसेट सर, मेरा पैसा है सर, सामने वाले के पास है। क्या वो बंदा आपका पैसा वापस करेगा आपको? नहीं सर। क्या वापस करेगा? एसेट देगा। तो सर एडवांस एक मॉनेटरी आइटम नहीं है। एडवांस एक मॉनेटरी आइटम नहीं है सर। फिर कैसे रिकॉर्ड करें उसको? अब आओ जरा सर, पूरी ट्रांजैक्शन हमारे सामने। मेरे बच्चों प्लीज गौर से देखना और बहुत तसल्ली से देखना इसको। सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया होगा एडवांस। किस तारीख को? 1 नवंबर को मैंने एंट्री पास की होगी, एडवांस टू सप्लायर डेबिट। कितने से मेरे बच्चों? सर $4,000 मल्टीप्लाई बाय कितना सर? 200। कितना आ रही? 8 लाख रुपए। और सर कैश का रेट कितना भाई? ऐसे दिए ना, और एडवांस में क्या दे के आए हो? पता ना, एडवांस में पैसे देते हैं, ऐसा है। हाँ, ऐसे देखो एडवांस में क्या दिया। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये चेन ऑफ कमेंट्स
एक बंदे ने लिखा आ रही है, उसने कहा नो 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 नो। नहीं, ये किस चीज की आ रही है की बात, स्क्रीन की बात करूं? स्क्रीन आ रही है, अच्छा ओके ठीक है, सबको पता है कि कोई नहीं आ रही है। अच्छा सर सुने, अब आया 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को आपको एसेट रिसीव हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड किस दिन आपको ट्रांसफर हुआ? 15 दिसंबर को लिखा है ऑन डिलीवरी, नजर आ रहा है? तो इसका मतलब एसेट हमें डिलीवर हुआ है किस तारीख को? तो मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा कब? 15 दिसंबर को। मेरी इल्तिजा है मोबाइल छोड़ दो, बोर्ड पे देख लो, नहीं करो, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाओ, यहाँ देख लो, इसी मोबाइल ने गरक किया हुआ तुम लोगों। 15 दिसंबर आया सर, मैं पीपी को डेबिट नहीं करूंगा डायरेक्ट। हत्ता के लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पीपी उठाते हैं, कहते हैं 10,000 का पीपी है, मल्टीप्लाई बाय 205। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं पीपी को रिकॉर्ड कैसे करूं, मुझे बताओ, मेरे पास एक पीपी आया, डेबिट तो करना है मैंने उसको, क्रेडिट क्या करना है? पहले तो एडवांस कार्ड। क्या एडवांस को रीमेजर करने की जरूरत है? 200 से 205 कराने की जरूरत है? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, एडवांस एक मॉनेटरी आइटम नहीं। तो एडवांस मैंने क्रेडिट कर दिया कितने से, एडवांस टू सप्लायर 8 लाख से क्रेडिट, पक्का? इसके बाद सर कैश, मैंने $5,000 हाथों हाथ दिए हैं, और आज डॉलर का रेट क्या है? 205। फिर कितना? 10 लाख, और $1,000 अभी पेबल है। किस रेट से इसको रिकॉर्ड करूं? तो आज के 205 के रेट से। कितना? अब बताएं, मेरे पास पीपी एक बैलेंसिंग फिगर होगी, इनका टोटल कितना है? 20300000, पक्का? इसका क्या आएगा? टोटल आएगा। ऐसा आप पीपी की वैल्यू कैलकुलेट करने मत चले जाना। लोग अक्सर और बेशतर गलती करते हैं, ऊपर से जो है वो उठाते हैं $10,000 और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 205 से। नहीं, ऐसा है, ये फिर 22 है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ऐसा अब बताएं 15 दिसंबर के बाद कौन सी डेट आई? हमारी बुक्स पे एक एसेट आ रहा है, एडवांस खत्म हो चुका है, और हमारी बुक्स पे एक पेबल आ रहा है। क्या मेरे पास पीपी एक मॉनेटरी आइटम है? नहीं 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 नहीं, मेरी बुक्स में एक पेबल आ रहा है जो कि एक मॉनेटरी आइटम है। क्या इस पेबल को फॉरेन करेंसी के लिए रीमेजर करूंगा? ये पेबल किस रेट पे आ रहा है? 200। क्या डॉलर का रेट अभी भी 205 है? नहीं सर, डॉलर का रेट चेंज हो चुका है। कितना सर? 212 पे जा चुका है। अब जब मैं डॉलर पे करने जाऊंगा तो मैं 205 के हिसाब से पे नहीं करूंगा, बल्कि 212 के हिसाब से पे करूंगा। तो मुझे अपने पेबल को बढ़ाना चाहिए। यस सर, पेबल को इंक्रीज कर रहा हूं मैं, पता है कितना? 1000 मल्टीप्लाई बाय 212 माइनस, इंक्रीज करो उसको, क्या आ रहा है? 7000। और डेबिट क्या चीज? एक्सचेंज लॉस। कितना? डन हो गया? यही है। अब बताओ मेरा पेबल कितने पे आ गया? 7000 पे आ गया। पीपी का क्या करूं मैं? आपने पीपी को डेप्रिशिएट करना तो करें, जो उसकी यूजफुल लाइफ है उसके ऊपर, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे बच्चों में किस तारीख को आया? 15 या 10 है? 10 जनवरी। 10 जनवरी को रेट कितना हो चुका है? 14 रुपए, 214। डॉलर का रेट कितना हो चुका है? 214। अब बताओ हमारे पास पेबल किस रेट पे आ रहा है? 212 पे। तो क्या करूं मैं? कैश कितने से पे करूं? कैश कितने से? $1,000 मल्टीप्लाई बाय 214, कितना? 2,14,000। सर मेरे पास डेबिट क्या चीज? पेबल कितना है सर मेरे पास? 2,05,000 और 7 कितने? और सर फिर एक और एक्सचेंज लॉस कितने का? 2,000। सर पास पेपर में 2 दफा है कि आपके एग्जामिनर ने 13 मार्क्स और 9 मार्क्स ऐसे ही सवाल पूछा। ठीक है जी, एक पोर्शन एडवांस पे पेमेंट हो गई, एक डिलीवरी पे पेमेंट हुई, और एक कब पे हुआ? पेबल। ऐसा है, किसको रीमेजर करोगे? सिर्फ पेबल को। क्यों? क्योंकि वो मॉनेटरी आइटम है। ऐसा है, ये बात समझ आती है सर? इसको फौरन से कॉपी करें, हम 2 क्वेश्चन देखें और हम फिर एक स्टेप आगे जा रहे हैं।
पूरा दिखा रहा हूँ। कंटिन्यू, चलो जी। अब आओ मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। अच्छा देखिए सुने, IFRIC 22 है क्या? IFRIC 22 का मतलब है एक छोटा स्टैंडर्ड, एक इशू आया ISB के पास कि बाद वक़्त जो प्लांट होता है उसकी पेमेंट्स जो है ना वो कुछ डिलीवरी से पहले होती है, कुछ डिलीवरी के बाद होती है। तो इस पे जरा रोशनी डालें कि उस प्लांट को किस वैल्यू पर कैपिटलाइज करना चाहिए, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या वो जो एडवांस दिया है उसको रिमेजर करना चाहिए? तो सर उस पे ISB ने ये ओपिनियन दिया है कि एडवांस जो एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, एक दफा रिकॉर्ड हो गया तो उसको रिमेजर करने की जरूरत नहीं, ऐसा है। और सर उसके बाद आने वाले दिनों में सर जो अमाउंट आपने बाद में पे करनी है, ठीक है जी, उसको आपने रिमेजर करना है पेबल को, क्योंकि वो क्या है, एक मॉनेटरी आइटम। अब एक बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, और दोस्तों मुझे बताओ आपकी जेब से इफेक्टिवली कितना कैश गया? आपकी जेब से, 2 मिनट बता रहा हूँ, आपकी जेब से इफेक्टिवली कितना कैश गया? मैं बताऊं, जहां जहां कैश क्रेडिट हो रहा है ना वो देखो, 8 लाख ऐसा, 8 लाख और 1025 और 214 ऐसा, कितना कितना, तीनों को ऐड करो कितना होता है टोटल कैश पेड? कितना? 2.039। इससे ज्यादा या इससे कम एक्सपेंस बुक नहीं होना चाहिए ओवर द पीरियड, इससे ज्यादा या इससे कम एक्सपेंस बुक नहीं होना चाहिए। आपने बताओ पीपी कितने पे रिकॉर्ड किया? आपने पीपी को रिकॉर्ड किया 2030 ऐसा, ये ओवर द पीरियड चला जाएगा किसमें? डेप्रिसिएशन में, ऐसा। तो मुझे बताओ मैंने तो कैश ज्यादा पे किया ना, कितना? 9,000 रुपए से ज्यादा एक्सचेंज लॉस हो ही नहीं सकता। चेक कर लो, 2,000 का एक्सचेंज लॉस यहाँ आ रहा है और 7,000 का एक्सचेंज लॉस, ऐसा। ये तुम्हारे पास एक कंट्रोल होना चाहिए कि जो मैंने इवेंचुअली कैश पे किया है उससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं, ना उससे कम एक्सपेंस। और सर मेरे पास जो मैंने पैसा पे किया है या तो पीपी के फॉर्म में मौजूद है जो ओवर द पीरियड एप्रिशिएट हो जाएगा, या मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे पे किए वो एक्सचेंज लॉस में तबाह हो गए, ऐसा। क्या ये दोनों मिला के जस्टिफाई हो रहा है जो आपने कैश पे किया? पक्का? इस पे बात करते हैं। मुझे सर इसकी जर्नल एंट्रीज चाहिए छेती छेती तो फटाफट। एक्सचेंज लॉस ऑब्वियसली कैश आइटम है, आपने पैसा पे किया है ना। इसमें एंट्रीज के अलावा आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है भाई। आगे एक समंदर है FAR2 अभी शुरू हुआ है, ठीक है जी। वो आगे एक स्टैंडर्ड आएगा, वो जन्नाती स्टैंडर्ड है डेफर्ड टैक्स का, वो कंसोलिडेशन आगे पड़ी है, अभी आगे बहुत उल्टी सीधी चीजें, ठीक है जी। तो आप हलवा पूरी का हलवा खा रहे हो खाली हैं? नहीं अभी अचार खिलाएंगे आपको, ठीक है जी, रुके जरा। डरा नहीं रहा हूँ आपको मैं, अगर एक चीज बताऊं आगे एक बहुत बड़ी शुरू आ रही है ना, डरा क्या है तो है। हाँ भाई, D&D Limited is a listed company having its operation within Pakistan during the year ended 31 दिसंबर 2016। तो देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे दिमाग में रखेंगे, ये कह रहा है ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान। आगे एक ऐसा सिनेरियो आएगा जिसमें पीपी पाकिस्तान में यूज नहीं हो रहा होगा, पीपी कहीं और यूज हो रहा होगा, ठीक है जी। सर क्या मतलब? सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ लिखी है, सवाल को ना केयरफुली रीड करना होता है FAR2 के पेपर। ये FAR1 नहीं है बच्चों वाला पेपर नहीं है, कह रहा D&D Limited लिस्टेड कंपनी हैविंग ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान
कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी खरीदती तो है लेकिन पाकिस्तान में बाहर रखती है, उससे उससे होता क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान में रखो, पाकिस्तान से बाहर रखो। एक दफा रिकॉर्ड हो गया, नॉन मॉनेटरी आइटम है, व्हाट्स द बिग डील कि पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान से बाहर रहे, क्या फर्क पड़ता है? एनीवन नहीं, पेबल तो अलग है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड तो आ गया ना, एसेट आ गया, हमने पाकिस्तान में रखने की जगह बांग्लादेश में रख दिया जी। नहीं 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 सर, जब वो एसेट इम्पेयर हो रहा होता है ना तो उसकी वैल्यू न्यूज उसी करेंसी में निकलती है जिस जगह वो ऑपरेट हो रहा होता है। आगे हमने ये भी देखना है कि अगर एक एसेट इम्पेयर हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, किस जगह मौजूद है वो। तो ये IAS 21 नन्ना मुन्ना सा नहीं है, आगे बाकी के स्टैंडर्ड्स के साथ भी उसको हमने कनेक्ट करना है। ये क्या कह रहा है, जो एसेट आपने खरीदा कहाँ चल रहा है, तो कह रहा है भाई आज के दिन ही जो आपने इसके एक्सचेंज लॉसेस वगैरह और मामला करना आज कर लो, इसके बाद हमने जिंदगी भर एसेट की वैल्यू को नहीं छेड़ना। अभी थोड़े टाइम में आप एक ऐसा केस पढ़ रहे होगे कि पाकिस्तानी कंपनी ने एक एसेट खरीदा, बांग्लादेश में रख दिया, उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है बांग्लादेश में बिक रहा है, तो मुझे बताओ उसकी वैल्यू न्यूज किस करेंसी में आनी चाहिए, बांग्लादेशी टके में आनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये याद रखना, ये केयरफुली देख लेना आंखें खोल के कि वो एसेट इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। फिर वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ended 31 December 2016 the company contracted to purchase plants and machineries from a US company. The terms and conditions thereof are given below. ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं सीए फाइनल के क्वेश्चन की, मैंने उसमें एक चीज चेंज नहीं की। ठीक है जी, टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज $1,00,000। पेमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग शेड्यूल। पहला आपने पैसा पे करना है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। कितने जी? $20,000 कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के वक्त एडवांस है। कैसे आपको पता चला कि एडवांस है? क्योंकि एसेट हमें अभी तक नहीं मिला। एसेट कब मिला? 30 सितंबर को। उर्दू जुबान में आगे वो क्या कह रहा है? ऑन शिपमेंट, शिप हो गया सर हमें एसेट, इसका मतलब है एज एन एसेट का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया होगा। 31 जनवरी 2017 को हमने दोबारा पेमेंट की है। सर इसमें ईयर एंड कहाँ लिखा हुआ है? वेरी गुड सर, ऊपर ही उसने डिफाइन कर दिया ये ईयर एंड है। फिर वो कह रहे हैं जनाब रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड ऑन शिपमेंट। बहुत नेक एग्जामिनर था, लिख भी दिया उसने। द कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू in accordance with the schedule and the company made all the payments on time. The following exchange rates are available. देखें आपको सारे एक्सचेंज रेट्स गिवन है, ठीक है जी। और जो आपको डॉलर दिया हुआ है सर, ये सवाल जो है नहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में था, मैंने उसको US डॉलर में कन्वर्ट किया। सर ये सवाल 8 मार्क्स का शुरू हो जाए सर। चले जी, आज इसको मैं करवा रहा हूं। सबसे पहले देखिए $20,000 आपने एडवांस दिया 1 जुलाई को, तो सर मेरे पास एडवांस टू $20,000 कितने वाले? 60.5 121 1.21 मिलियन, ऐसा? मेरे प्यारे बच्चों, फिर हमारे पास आता है कौन सी डेट? सितंबर को मैंने पीपी को डेबिट करना है बैलेंसिंग फिगर में, एडवांस को मैंने काटना है, खत्म करना है, क्लोज आउट करना है, एलिमिनेट करना है, एक्सटिंग्विश करना है। फिर कैश कितना? सर हमने कोई $50,000 पे किए हैं एट 61। फिर हमारे पास एक पोर्शन आ रहा है जो हमने बाद में सेटल करना है 20। अब पता है सर मेरा पीपी 60, ऐसा मेरे बच्चों हो गया जी। सर फिर हमारे पास 31 दिसंबर की वो हसीन शाम आई जहां हमने बैठ के क्या किया,
अपने पेबल को रीवैल्यू किया और क्या करते हैं सर 20 पैसे प्राइस ऊपर गई माइनस कितने और ऐसा। फिर इसके बाद मेरे बच्चों 31 दिसंबर के बाद मेरे पास आई कौन सी तारीख 31 जनवरी 31 जनवरी में हमने बाकी का उधार भी चुकता कर दिया। क्या जी मेरे पास पेबल डेबिट 1836 टोटल ऑफ 1830,000 एंड 6,000 और कैश हमारे पास से थोड़ा सा ज्यादा गया सर हमारे पास 30,000 इंटू 61.5 30 पैसा और बढ़ गई 18 और एक्सचेंज लॉस एक और आ गया सब खलास पक्का जी। हम एक स्टेप आगे जाएं ये बात भेजे में बैठ गई इफ्रिक 22 नस्ब हो गया ध्यान में चले वेरी गुड सर। अच्छा जी अब अपने पास आप हेडिंग डालेंगे जनाब कंटिन्यूअस इनकम इफ्रिक 22 की 2 लाइन की समरी इफ्रिक 22 की 2 लाइन की समरी है कि अगर आप एक एसेट को खरीदने के लिए कुछ पेमेंट डिलीवरी से पहले और कुछ पेमेंट डिलीवरी के बाद करें तो जो डिलीवरी से पहले पेमेंट की गई है वो मॉनेटरी आइटम नहीं है यू डू नॉट नीड टू रीमेजर इट अगेन ठीक है जी। हाँ लेकिन जो डिलीवरी के बाद पे कर रहे हो सर वो आपने रीमेजर करना है पेमेंट से पहले पेमेंट के वक्त ठीक है जी। अगर ईयर एंड आ रहा है तो उसको भी रीमेजर करना है और पेमेंट के वक्त भी उसको रीमेजर करना है पक्का। अच्छा जी अब बेटा जरा सा ध्यान पूरा फोकस बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो ठीक है जी। बुरा नहीं मानना लेकिन और इस पे एतराज भी नहीं करना मैं ऐसे सोच के चल रहा हूँ कि तुमने यहाँ से निकलने के बाद FFR का पेपर देना ठीक है जी। तो मैं सारी चीजें उसके हिसाब से करा रहा हूँ ठीक है। अब उसमें ये होगा कि कुछ चीजें आप उठाओगे किताब उसमें आपको नजर नहीं आएंगी लेकिन सर मेरी मजबूरी है कि मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाऊँ ना तो फिर मुझे इत्मीनान नहीं मिलेगा कि यार ये पता नहीं सवाल कैसे हैंडल करें ठीक है जी। लेकिन ये करने के बाद जो सवाल आएगा उसका सेंस बन रहा होगा तुम्हारे सामने कि एग्जामिनर ने सवाल क्यों इस तरह पूछा ठीक है। अब बताए सर कंटिन्यूअस इनकम क्या होती है गौर से सुनो मैंने ना एक बैंक के पास से $1,00,000 रखवाए ठीक है ये रखवा दिया मैंने बैंक के पास किस तारीख को 1 जनवरी 2009 ऐसा सर उस वक्त डॉलर का रेट था 100 रुपए कितने 100 रुपए तो मैंने सर अकॉर्डिंगली एंट्री पास की होगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट पैसे पे कर दिए बैंक में रखवा दिया कितने रखवाए मैंने $1,00,000 ये डॉलर सर साल के एंड पे $1,10,000 मुझे क्या मिला $10,000 का सूद ऐसा ये एक इनकम है कौन सी इनकम है इंटरेस्ट इनकम है सर। अच्छा साल के एंड पे डॉलर का रेट चल रहा था 120 रुपए पर यूएस ऐसा मुझे बताओ ये इनकम कहाँ जाएगी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी मनुष्य जाती है ना इंटरेस्ट इनकम किस रेट पे जाएगी शुरू वाले रेट पे आखिर वाले रेट आखिर वाले रेट का मतलब ये कि आखिरी दिन इनकम कमाएगा सतो नहीं पहले वाले दिन का मतलब ये है कि आपने सारी इनकम पहले दिन कमा ली नहीं सर इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटरेस्ट आप कैसे कमाते हो ओवर टाइम तो सर ये तो मैंने रोज थोड़ा थोड़ा कमाया तो उसूलन तो मुझे रोज के रेट्स चाहिए स्टैंडर्ड कहता है अगर ऐसा कर सकते हो तो रोज इंटरेस्ट इनकम बुक करो थोड़ी थोड़ी और रोज के रेट से उसको मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा यार अगर हमने यही काम करना है तो फिर हम अकाउंटिंग ही कर लेते हैं बिजनेस छोड़ देते हैं। तो स्टैंडर्ड ने कहा फिर आप एक काम करो एवरेज रेट दे क्या करो हमने कहा ठीक है एवरेज रेट हम ले लेते हैं एवरेज रेट हमने कैलकुलेट किया निकला वो 124 एक मिनट एक ना अब एक बंदा पागल क्या एवरेज ये कौन सा एवरेज है
साला हमने तो बचपन में ये पढ़ा है कि जो लोएस्ट और हाईएस्ट होता है एवरेज उसके कहीं बीच में होता है, ये तो हाईएस्ट के भी पार चला गया है। सुनो सुनो, एग्जाम में कभी भी आप एवरेज को क्वेश्चन नहीं करोगे। एवरेज का मतलब पता है क्या होता है? जो डेली करेंसी के रेट्स हैं ना, पहली जनवरी, दूसरी जनवरी, तीसरी जनवरी, उन सबको ऐड करता है और 365 से डिवाइड करके एक रेट निकालता है। अब हो सकता है कि साल के शुरू में डॉलर का रेट 100 रुपए हो, दरमियान में 130 पे जा चुका हो, 134 पे गया हो, 135 पे गया हो, और फिर एंड में आगे क्या हो, 120 पे आ गया हो। तो अगर वो डेली की हर ऑब्जर्वेशन को उठा के एवरेज निकालेगा तो उसका एवरेज इन 2 पॉइंट से बाहर भी जा सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा एग्जाम में आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े तो फिर आप सिंपली इन 2 पॉइंट्स को उठाना, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो बताओ सर, ऐसी इनकम जो कंटिन्यूअस बेसिस पे अर्न हो उसको हम किस रेट पे पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं? एवरेज रेट। किस रेट पे? अच्छा, आप मुझे कंटिन्यूअस इनकम की एग्जांपल्स बताओ। रेंट इनकम किस रेट पे बुक होनी चाहिए? एवरेज, क्योंकि मैं आखिरी दिन रेंट नहीं लेता भाई, पूरा महीना एसेट इस्तेमाल करने का रेंट चार्ज करता हूं। ऐसा इंटरेस्ट किस रेट पे आना चाहिए? डिविडेंड इनकम किस रेट पे आनी चाहिए? एवरेज। ये सारी इनकम वो है जो पूरे साल थोड़ी थोड़ी करके हम अर्न कर रहे होते हैं। ऐसा आखिर में आगे में रिसीव होती है। और सर कोई एग्जांपल, सेल्स को किस रेट पे बुक करना चाहिए? सेल्स को किस रेट पे बुक करना चाहिए? याद रखना सर, सेल्स जो डेली बेसिस पे हो रही होती है, हजारों ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, तो स्टैंडर्ड उसको भी अलाउ करता है कि आप क्या करें। और याद रखना, स्टैंडर्ड आपको अलाउ करता है कि पीएनएल के हर आइटम को आप एवरेज रेट पे बुक कर सकते हैं। बेहतर ये है कि उसमें से अगर कोई इनकम ऐसी है जो एक ही दिन अर्न हुई है तो उसको आप उसी रेट से रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें भी क्या कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना सर, कंटिन्यूअस इनकम लाइक रेंट, इंटरेस्ट, ये 2 ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपके लेवल पे टेस्ट हो सकती है। ये हमेशा किस रेट से रिकॉर्ड हो? एवरेज रेट से। ऐसा है। अब अगर मैं एक बड़े सवाल में ये वाली चीज डाल के आपसे पूछ लूं तो मैनेज कर लोगे? फॉरन डिविडेंड को एवरेज रेट पे रिकॉर्ड क्यों करते हैं? मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड जिस प्रॉफिट के अगेंस्ट मिला है, क्या कंपनी ने आखिरी दिन कमाया हो? नहीं। ठीक है जी, तो हम डिविडेंड को भी एवरेज रेट पे ही बुक करते हैं। इसमें मैंने कोई एंट्री पास नहीं की, सिर्फ आपको एक रूल बताया, मैंने कोई एंट्री पास नहीं की है। ठीक है, वो मैंने ये बताया कि यार जितनी भी कंटिन्यूअस नेचर की इनकम है, जैसे रेंट है, जैसे इंटरेस्ट है, इसमें बेटा भंगड़ा हो रहा है। बच्चा कह रहा है इसमें हो क्या रहा है? इंटरेस्ट इनकम कमाई है भाई 124 रुपए के हिसाब से मैं पीएनएल में लेके जाऊँ। हाँ, एवरेज रेट यूज होगा, एवरेज रेट मैक्सिमम नहीं होता, जो भी एवरेज रेट निकले वही यूज करते। अब अगर ऐसे एक सवाल देखते हैं, यार एक बात बताओ, हम लोगों को इंटरेस्ट रेट किसी प्रिंसिपल पे अप्लाई करके इंटरेस्ट निकालना तो आता है? नहीं आता तो अभी सिखा। एवरेज रेट विल ऑलवेज बी गिवन। एवरेज रेट रेंज से बाहर कैसे निकला? दिल कर रहा था इसका, कुछ एग्जाम्पल दिया यार मैंने। बड़े आगे हम। सर ये हमने $1 लाख का क्या खरीदा? पकौड़े खरीदे, बैंक में रखा भाई, तभी तो सूद मिला। और किस चीज का सूद मिल रहा है? आप बाबू ध्यान नहीं दे रहे हो जी। हमने $1 लाख बैंक में रखा तो उस पर सूद मिला ना, तो और सूद किस पे मिलता है? कोई मसला है, कोई मसला है। चलो जी, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, फोकस छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। सुनो मेरे बच्चों, एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलो, ठीक है? आई होप ये आपको समझ आ गया। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया दोबारा समझाऊं, और हमने करना ही क्या है। सर एक बंदा आता है,
जैसे हम मिसाल के तौर पर एक बैंक के पास जाते हैं, ठीक है जी, जिस बैंक के पास हम गए, हमने कहा जी हमें लोन चाहिए $10,000 का, कितने का? तो बैंक ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा रुपयों में लोन लो, डॉलर का क्या करोगे? हमने कहा नहीं, वो हम जा रहे हैं अमेरिका जरा घूमने के लिए, तो डॉलर में लोन चाहिए। तो बैंक ने कहा ठीक है, मिल जाएगा डॉलर में लोन, वापस कैसे करोगे? मैंने कहा थोड़े थोड़े करके वापस कर देंगे। तो बैंक ने कहा आप एक काम करो, 4 किस्तों में इसको वापस करो। मैंने कहा ठीक है, 10,000 का लोन दो, 2,500 करके मैं 4 किस्तों में दे दूंगा। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं देना ना। बैंक ने कहा यार मतलब क्या तुम क्या 10,000 अगर तुम लोन लोगे तो सूद भी तो दोगे ना भाई। मैंने कहा जी। तो बैंक ने कहा हम क्या एक काम करते हैं, एक एन्युटी बनाते हैं जो हम आपसे चार्ज करेंगे और 4 किस्तों में $10,000 $10,000 क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एक एन्युटी निकालने जा रहे हैं। जो पे किसने करनी, हमने करनी है। हमने लोन कितने का लिया, वापस क्या करेंगे, वो 4 एन्युटीज करेंगे। उस एन्युटी में क्या शामिल होगा, प्रिंसिपल भी शामिल होगा और इंटरेस्ट भी शामिल होगा। बैंक ने कहा तुम्हारा मुंह देख के इंटरेस्ट रेट 10% चार्ज करने को दिल कर रहा है। मैंने कहा कर ले भाई, ठीक है जी। मैंने कहा अभी और कुछ दिखाऊंगा तो तू 12 कर देगा, मुझे देख ले बस। अब बताओ सर कितने रुपए का रेंटल चार्ज करेगा वो? यकीन करो इस स्टेज पे भी आके ना बहुत सारे लोगों से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी। बहुत सारे लोगों से वो 4 ऊपर ही नहीं चढ़ रहा होगा, हैं? देखो जा रहा है ऊपर, है चलिए क्या आ रहा है, 3-1। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि $3,154 की अगर 4 किस्तें मिले तो उसमें प्रिंसिपल भी आ जाएगा और इंटरेस्ट भी आ जाएगा, ऐसा है? तो बताओ आपको जब भी एग्जाम में फॉरेन करेंसी लोन का सवाल मिलेगा, आपसे सबसे पहले चीज वो क्या कैलकुलेट करवाएगा, ये रेंटल कैलकुलेट करवाएगा, एन्युटी कैलकुलेट करवाएगा। कर लोगे? लोन कितने का लिया, उससे क्या निकाला हमने, उससे क्या निकाला हमने, उससे क्या निकाला नशेइयों, एन्युटी निकाली। क्या निकाली, एन्युटी निकाली। क्या अभी तक हमने फॉरेन करेंसी रेट्स पे बात की है? नहीं नहीं, अभी कोई बात नहीं की। अब एक बात बताओ सर, मैं एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को उर्दू जुबान में कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ऐसा गौर से देखना है उसको बनाने का तरीका देखो। ईयर, मेरे प्यारे बच्चों नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखो, मेरी क्लास में लिखो ही नहीं, जब तक मैं बोलूं नहीं लिखो, ठीक है? बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। इस क्लास के एवरेज बच्चे का भी पेपर पास कराऊंगा, लेकिन बस वो कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? हर एक छोटी छोटी चीज समझे बस, ठीक है? ये मार्केट में जितने पढ़ाने वाले ना सब स्टूडेंट है मेरे, टेंशन नहीं ली। हाँ, जितने कराची के जिस इंस्टीट्यूट में भी अकाउंटिंग को पढ़ा रहा है, सिवाय माजिद मसूद के, सब मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? तबानी साहब तो हमारे उस्ताद है ना, ठीक है जी। पढ़ाते नहीं, अच्छा बोल नहीं, मसला ये कि मैंने उनसे अकाउंटिंग ना होने के बराबर पढ़ी है। मैंने जिस टीचर से पढ़ी उनका नाम था नवीद बुखारी, और वो बड़े जबरदस्त टीचर, ठीक है। तो खैर वो नहीं पढ़ाते, तो उनके साथ बड़े मिसहैप हुए हैं और उन्होंने फिर हमारे साथ भी एक मिसहैप किया, ठीक है जी। वो आई कैप से जो है वो ब्लैकलिस्ट हो गया, उनको आई कैप ने उनकी क्वालिफिकेशन ले ली। फिर मैंने और नवीद बुखारी साहब ने मिलकर कॉलेज खोला। फिर नवीद बुखारी साहब ने मेरी अकल खोली, ठीक है जी। आइंदा किसी पर ट्रस्ट नहीं करो, ठीक है? जब भी कारोबार करो लिखना पढ़ना कर लिया करो, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा है। जब दो मोमिन आपस में कर्जा लें या दें ना, या ट्रेड करें, तो उसको लिख लिया जाए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जब आप दो दोस्त मिलते हैं और कहते हैं चलो यार बिजनेस शुरू करते हैं, छोड़ लिखना पढ़ना यार, अब हम क्या लिखेंगे पढ़ेंगे? नहीं, बाप के साथ भी बिजनेस करो तो लिख दो, भले बाद में सारा पैसा बाप को दे, लेकिन हिसाब किताब करो। तो सर कितने कितने डॉलर हमने वापस करने? 3,154। कब कब? हर साल। बताओ पहले साल हमारा लोन कितना है? 10,000। बैंक ने कहा भी 10,000 का लोन लिया आपने, मैं चला गया। 1 साल गुजर गया,
बैंक ने कहा जी अहमद रजा साहब आपका लोन 10,000 प्लस 1,000। मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा सूद। अब बताओ हमारा टोटल लोन कितना हो गया? 11,000। इसमें से हमने कितने पैसे पहले साल के एंड में पे कर दिए? अब बताओ हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 7,8। अच्छा ये 7,846 आपने ऐसे निकाला होगा कि आपने इसमें ये ऐड करके ये माइनस कर दिया होगा ऐसा। बैंक को मैंने जब पहली किस्त पे कर दी, बैंक ने कहा थैंक यू वेरी मच, आपके $7,846 रह गए। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू बाजी। क्या अभी तक मैंने फॉरेन करेंसी का रेट वेट कहीं जिक्र किया है? नहीं। मैंने एन्युटी निकाली, कोई एक्सचेंज रेट नहीं देखा। मैं टेबल बना रहा हूं, मैं कोई एक्सचेंज रेट नहीं देखा। डन। इंटरेस्ट 785 कर लूं सेफली। फिर हम गए, हमने बैंक वाली बाजी को कहा कितना 5477, और कह रही थी कि अपने भाई को सीए करवाने के लिए मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, और अगर बाजी के बारे में कुछ पूछना है तो मैं बता दूं। उन्होंने कुछ और भी पैगाम दिया। कौन बोल रहा था? अच्छा चलो अब बताओ सर। 5477 सर 10%, 548। फिर बाजी को हमने कहा ये पैसे ले, कितना रहेगा? 2871। बाजी ने कहा बस भाई आपके सिर्फ 2871 रह गए। हमने कहा 2871 रह गए, लेकिन भाई कहने वाली कहानी नहीं है। ठीक, क्या रहा सर? 280। ये पूरा हो रहा है। अब तुम लोग ने ऊपर कहीं लानत वाली हरकत की होगी ना? कौन सा? 45 भाई, चलो सही है, बस जाने दो, सही है बस। ये नहीं, हमारे पास यहाँ टैबलेट वो नहीं है, मतलब कीबोर्ड नहीं है। चलो अब बताएं सर, ये हमारे पास बन के शेड्यूल। लोन लिया $10,000 का, कोई फॉरेन करेंसी नहीं देखी। एन्युटी निकाली, कोई फॉरेन करेंसी नहीं देखी। टेबल बनाया, तब भी कुछ नहीं देखा। अब बारी आई फॉरेन करेंसी रेट देखने की, क्योंकि अब हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। ये सारी मैथ्स हमने एक डायरी में की है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो आपने लोन लिया ना, ये अज्यूम करो हमारी 1 जनवरी 2009, ठीक है? इस दिन डॉलर था 60 रुपए। साल के एंड पे 31 दिसंबर 2009 पे डॉलर चल रहा था 68, और सर हमारे पास एवरेज रेट 2009 का था 65, ठीक है? अब आप उसको रिकॉर्ड कर दें प्यारे बच्चों। डे 1 पे आपने लोन लिया, एंट्री क्या पास की होगी सर? मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, प्लीज बोर्ड पे देखो। कैश डेबिट कितने से? $10,000 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपीज, कितना? 6 लाख। और लोन पेबल कितने से? क्या लोन पेबल एक मॉनेटरी आइटम है? यस सर, जिंदगी भर के लिए, अगले 4 साल के लिए ये एक पख हमारे साथ लग गई है। पख किसको कहते हैं? छोटे गधे को कहते हैं। पख नहीं पता? छोटा गधा जो होता है ना, जो बड़े के साथ चल रहा होता है, पहले उसको खाली भगाते हैं, फिर उस पर हल्का सा वजन डालते हैं, फिर उसको और वजन डालते हैं, फिर उसको पूरा वजन डाल देते हैं, बड़े गधे को खाली भगाते हैं, फिर वो बड़े गधे को हटा देते हैं। ऐसा तो हम क्या कहते हैं? हमने क्या पाल लिया? पख पाल लिया। बड़ा गधा खुद भी भाग रहा होता है, उसको बचा भी रहा होता है। तो सर हमने क्या किया है? 6 लाख रुपए का एक क्या बुक कर लिया है? मॉनेटरी आइटम। ये हमने संभालना है कब तक? एंड तक, 4 साल तक, और इसको बार बार रिमेजर करना है। डन। सर साल का एंड आया, कौन सी तारीख आई? 31 दिसंबर 2009। मेरे बच्चों गौर से देखना, हमारे यहां से यहां तक सूद बुक करना है। सूद कितना? $1,000। सूद कहां से उठा रहे हैं? सूद कहां से उठा रहे हैं? टेबल से। सूद कहां से उठा रहे हैं? टेबल से। कितने डॉलर्स का सूद है? 1,000 का। मैं एंट्री पास कर रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। कितने से बता? 1,000 इंटू एवरेज रेट क्या आ रहा है? 6500, बस 1000 सर, 1000। और कैश नहीं सर,
ना सर, इंटरेस्ट पेबल या लोन पेबल एक ही बात है, कोई मसला नहीं, लोन पेबल कर लो। ठीक है जी, आप लोगों ने IFRS 9 नई चीजें शायद ऐसी पढ़ी हो तो ऐसी रखो। डन, लोन पेबल डन, वेरी गुड सर। इंटरेस्ट बुक कर लिया, सूद बुक कर लिया। अब एक बात बताओ, अब मैं यहाँ रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था रुपी टर्म में? 6 लाख। उस पर क्या लग गया, कितने का? अब मैंने बैंक को 6,65,000 रुपए दिए। डन। अब मैं यहां से आ रहा हूं यहाँ पर, जो आपने कैश पे किया है, सुनो मेरे बच्चों, जो कैश पे किया ये एक दिन की ट्रांजैक्शन है या ओवर द पीरियड है? एक दिन है भाई, कैश मैंने एक साथ ही पे किया है, रोज थोड़ी मैं बैंक को देने जा रहा था। सूद आपने कब पे कब किया है? एक दिन में। अक्रू कैसे किया है? थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पे एक ही दिन किया है। अब बताओ सर, जब एक ही दिन पे किया है तो किस रेट पे आना चाहिए? क्लोजिंग रेट के ऊपर। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं, क्या चीज? लोन पेबल डेबिट। कितने से? 3,154 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है? 21,447,2 2,14,700 2,14,400। ये मैंने कैश पे कर दिया। और से देखना, कैश कितना। अब बताओ मेरा रुपी टर्म में लायबिलिटी कितनी रहेगी? रुपी टर्म, रुपी टर्म, रुपी टर्म में लायबिलिटी कितनी रहेगी? 4,505। ये रुपी टर्म में लायबिलिटी है। डॉलर टर्म्स में कितनी रह गई? 7,846। क्या 7,846 एक मॉनेटरी आइटम है? यस सर है। इसको क्या करना है? साल के एंड में रीमेजर करना है। किसको? मैं कह रहा हूं मेरी लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए कितना? 4,778। क्या के देख लें सर, हम पे भरोसा ना करें। 7,846 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग रेट क्या आ रहा है बताओ? 5,533। अब बताओ मेरे प्यारे बछड़ों, आपकी लाइब्रेरी तो 450 पे, आप इसको 5,33528 पे लेके जा रहे हो, इसको कितना उठाना है? कितना? ये क्या है मेरे पास? वेरी गुड सर, ये है मेरे पास एक्सचेंज लॉस। अब बताओ इसकी एंट्री क्या पास हो? कितने से? और अब बताओ मेरे साल के एंड पे लोन जो है ना वो ईयर एंड की वैल्यू पे आ गया। अब बताओ अगले साल फिर क्या हो? उसी टेबल से मैं इंटरेस्ट उठाऊं और सेकंड ईयर के एवरेज रेट से उसको मल्टीप्लाई करूं। इसी टेबल से मैं कैश उठाऊं, सेकंड ईयर के क्लोजिंग रेट से उसको मल्टीप्लाई करूं, और फिर जो रुपी टर्म में लायबिलिटी बन रही है उसको क्या करूं? साल के एंड पे रीमेजर कर लूं। ऐसा सर, ये पहले कॉपी करें, सेकंड ईयर के रेट्स मैं आपको दे रहा हूं, आपने मुझे सेकंड ईयर खुद कंप्लीट कर देना है। शाबाश, दोबारा रिपीट करो, पहले उसको कॉपी कर लो। शाबाश। एक्सचेंज लॉस पूरे साल में कितनी दफा बुक होगा? एक दफा। ठीक है जी। क्लोजिंग लायबिलिटी रुपी टर्म में आ रही है 4,05,528। इससे क्या सर, हमारी बुक्स में आ रही है रुपी टर्म में 5,33,528। तो हमने क्या किया? 83,000 का। अब मेरा एक सवाल है, बताओ सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस रुपी टर्म में कितना होगा? ऐसा। अब अगर मैं आपको दो रेट्स दे दूं और मैं आपको ये कहूं कि भैया हमारे पास ऊपर वाले टेबल को सामने रख के बताना, जो एवरेज रेट है वो है 70। ठीक है जी। जो क्लोजिंग रेट है वो है 79। अब शुरू हो जाओ। टेबल तो है ना ऊपर, कॉपी में बना लिया ना?
ठीक, आप करोगे सही, सुकून नहीं हो रहा। एवरेज रेट से इंटरेस्ट बुक करना है, क्लोजिंग रेट से कैश निकालना है और एक्सचेंज लॉस निकालना है, बस। जी जनाब। सर क्या इसकी एंट्रीज पास करनी है? नहीं बेटा, तो बैलेंस शीट बनानी है, एंट्री पास करनी है। भाई एक्सचेंज लॉस कितना आ रहा है? 93371। बेहतरीन। मैं कर रहा हूं। सबसे पहले अल्लाह की लानत को बुक करते हैं। 31 दिसंबर 2010, एंट्री, पहली एंट्री। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस है कितना? टेबल से इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 785। किस रेट से? एवरेज रेट 70। कितना? 54। और ग्रेड? वेरी गुड सर। ऐसे ही है। फिर मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 31 दिसंबर को ही मैंने कैश पे किया होगा कितने से? लोन पेबल डेबिट सर 3154 मल्टीप्लाई बाय 79। क्लोजिंग रेट से कितना? 249। और मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस इतना था, सूद आया 54,950 और हमने कैश पे किया 249,166। 33। ऐसा। आप बताओ सर, मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है डॉलर टर्म्स में, सर दिस इज 5477, ऐसा ये बच रहा है। अब मुझे बताओ, मैं इसको रीमेजर करूंगा। अब बताएं 5477 मल्टीप्लाई बाय 79, 432,971। पक्का? इसको रिकॉर्ड करूं? एक्सचेंज लॉस कितना? और लोन पूरा लिखो। हाँ जी, तो कौन सी रॉकेट साइंस थी? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी? कर लोगे? अब बताओ सर, डे 1 पे लोन रिकॉर्ड करोगे ओपनिंग रेट पे, इंटरेस्ट बुक करोगे एवरेज रेट पे, कैश की पेमेंट बुक करोगे क्लोजिंग रेट पे, और फिर एंड पे आके एक्सचेंज गेन और लॉस बुक कर लोगे। पक्का? यहाँ हमने लोन लिया था, व्हाट इफ के हमने लोन दिया हो, सर तब भी यही ट्रीटमेंट होगा, तब भी कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा है क्या? मैं एक स्टेप और आगे जा सकता हूँ? कॉपी करना है कर लो। इनिशियल टेबल में इंटरेस्ट का कॉलम कैसे बना? यार भाईजान अल्लाह के वास्ते कॉन्सेंट्रेट करो। 10% का सूद का रेट है। हमने पहले 10,000 रुपए का लोन रखा, 10% सूद डाला, कितने हो गए? 11। उसमें से हमने 3,000 पे कर दिए, कितने रह गए? 7,846। फिर इस 7,846 को हमने ओपनिंग बैलेंस शीट किया और फिर हमने क्या किया इसके ऊपर?
इंटरेस्ट बुक कर लिया, पक्का 10% से हम इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं, ऐसा। चलो मेरे बच्चों एक स्टेप आगे, कॉपी करना तो कर लो, बड़े हम आगे। पास हेडिंग डालो जनाब, अकाउंटिंग फॉर नॉन मॉनेटरी आइटम्स। जी, मॉनेटरी आइटम। अब हम जा रहे हैं किस पे, नॉन मॉनेटरी आइटम। सर आपने तो कहा था नॉन मॉनेटरी आइटम की कोई अकाउंटिंग नहीं है, वो तो हमने ऐसी कहा है? सही वाली अकाउंटिंग तो अभी शुरू हुई, बड़े आगे कर लो, मैं रुका हूँ, कर लो बाबू। मोबाइल है टैबलेट है ना, बड़ा मोबाइल कौन सा MI है, कितने का? 30,000 का बस। तो ये क्या स्लो चलता है क्या? नया 30,000 का? नहीं आईफोन भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, ये आईफोन बेगम ने पकड़ा दिया है, मैं हैं? हाँ लेकिन आईफोन पहली वाली, पहली वाली दोनों बेगमात बर्थडे पे अच्छा गिफ्ट थी। वो अलग बात है कि आहिस्ता आहिस्ता पैसे मुझसे रिकवर कर लेती हैं, ठीक है। हाँ मैं मेरे जैसा गरीब अल्लाह सबको बनाए, अल्लाह आप सबको मुझसे ज्यादा पैसा दे, हाँ लेकिन कुछ चीजें जो है वो ना दे। हाँ मैं वाकई बताऊँ, मैं बड़े अर्ली एज में अपने पेरेंट्स यूज की, अल्लाह ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको दो बेगमान मिलने के लिए बेटा आपको जरा सा जो है वो पर्सनैलिटी बहुत अपनी जो है ना वो स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, अदरवाइज दूसरी लोगों का खेल नहीं। क्या आप अपनी एक बेगम को बड़ी एक को छोटी क्या बुलाते हैं भाई? चलो मैं अपने घर में चीज बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं मेरे अब्बा की भी दो शादी, ठीक है, हमारी अम्मी थी और हमारी बड़ी अम्मी, तो मसला नहीं होता, ठीक है। तो मतलब इट वाज नॉट एन एक्सपीरियंस कि जो मैं पहले नहीं देखा, पहले घर में देखा है, अपने अब्बा की गलतियों से मैं सीखा हूँ। हमारे अब्बा सच्चे इंसान, वो जो होते थे वो बेगम सच बात मैं डिप्लोमेटिकली चल सकता हूँ, और ये आपने कभी सीखना हो तो मैं अलग से आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। पहले वाली जो है वो बड़ी, दूसरी वाली छोटी, ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है। लोगों को ना दूसरों की जिंदगी में झांकने का बड़ा शौक होता है, ठीक है ना। आप यकीन करो, कभी मैं किसी जगह पे खाना वाने पे गया तो कोई मिल भी गया स्टूडेंट, सर ये एनुअल भाभी हमारे, चलो जी बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन मॉनेटरी आइटम। स्टैंडर्ड कहते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स की कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, अनलेस, अनलेस क्या, नॉन मॉनेटरी आइटम्स कितने टाइप के, नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं दो टाइप। एक है जनाब कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक दफा रिकॉर्ड हो गया उसी में मौजूद है या डेप्रिशिएट हो रहा है, जैसे इन्वेंटरी, जैसे पीपी कॉस्ट मॉडल पे, ऐसा। इनको तो आपने छेड़ना ही नहीं, नो छेड़ा छाड़ी, ठीक है। बस ये एक दफा रिकॉर्ड हो गए, साइड पे कर दो। फिर कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम्स ऐसे होंगे जो कैरीड एट फेयर वैल्यू। अब प्रॉब्लम है, मैंने एक प्लांट खरीदा, पाकिस्तान ले आया, प्लांट मैंने जर्मनी से खरीदा, लेकिन रिवैल्यूएशन यहाँ एक लोकल बंदे से करवाता हूँ, वो मुझे जो फेयर वैल्यू निकाल के देता है ना, वो फेयर वैल्यू मुझे निकाल के देता है लोकल करेंसी।
मैंने जर्मनी से एक प्लांट खरीदा, ले आया पाकिस्तान। मैंने कहा जी इस प्लांट को मैं रखूंगा किस पे, फेयर वैल्यू पे। अच्छा, फेयर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए मैं बुलाता हूँ एक एक्सपर्ट को, तो आपको पता ना प्रैक्टिकली फेयर वैल्यू कौन डिटरमिन करता है, पीपी की वैल्यूअर। वैल्यूअर कहाँ से आता है? वैल्यूअर पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पीईसी, उससे अप्रूव्ड एक वैल्यूअर होता है। वो आके आपके जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूएशन करता है। व्हाट इफ के इंटेंजिबल्स हो, इंटेंजिबल्स की वैल्यूएशन कौन करता है? पेटेंट से आपका, कॉपीराइट से आपके, ठीक है जी, इस तरह के सॉफ्टवेयर है आपका, इसके इस इन इंटेंजिबल्स को कौन रिवैल्यू, कौन इसकी फेयर वैल्यू निकालता है? याद रखना, इंटेंजिबल के लिए वैल्यूअर कभी भी फेयर वैल्यू दे तो वो अकाउंटिंग की नजर में एक्सेप्टेबल नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं इंटेंजिबल की वैल्यू ओपन मार्केट से ली जाए। अगर एक इंटेंजिबल ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं होता तो कोई एक्सपर्ट आके उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। लेकिन पीपी वो कहता है ओपन मार्केट में अगर ट्रेड नहीं हो रहा, जैसे एक बिल्डिंग है हमारे पास, एक ऑफिस है हमारा, ठीक है, हम उसको फेयर वैल्यू पे रखना चाहते हैं, तो हमसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है भाई अगर इसकी ओपन मार्केट में वैल्यू नहीं पता चल रही है, किसको बुला लो, एक्सपर्ट को बुला लो। वो क्या करेगा? अंदाजे से इसकी वैल्यू निकाल देगा। ऐसा तो हम कुछ एक्सपर्ट्स बुलवाते हैं लोकली, एसेट आया बाहर से, वैल्यू की फेयर वैल्यू किस करेंसी में डिटरमिन हो रही है? तो सर इसको भी स्टैंडर्ड कहता है फॉरेन करेंसी के लिए नो ऐसा। व्हाट इफ के एक ऐसा नॉन मॉनेटरी एसेट हो जो मैं ले गया हूं पाकिस्तान में, और फिर उसकी फॉरेन, उसकी जो फेयर वैल्यू है वो डिटरमिन करने के लिए भी मुझे सर फॉरेन वैल्यूअर्स को पकड़ना, और वो वैल्यू मुझे किस में डिटरमिन करके दे? फॉरेन करेंसी में। आम तौर पे ऐसे एसेट्स जिनकी फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी ही में डिटरमिन होती है, आपने एसओ को क्या करना है? रीमेजर करना है। कब? व्हेन रीवैल्यूड फॉर फेयर वैल्यू। जब आप उसको फेयर वैल्यू के लिए रीवैल्यू करोगे, आप उसको फॉरेन करेंसी के लिए भी रीमेजर करोगे, क्योंकि फॉरेन करेंसी किस में डिटरमिन हो, फेयर वैल्यू किस में डिटरमिन हो रही है? अच्छा आप सुनो सुनो सुनो, नहीं लिखो, नहीं, इतना बड़ा बड़ा पीडीएफ आ रहा है उसके अंदर, रुक जाओ, सुनो, लिखो नहीं यार, मुंशी बने हुए सारे, यहां देख लो। मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फर्क बताना मुझे। एक मेरे पास पीपी है, एक मेरे पास आईपी है, तो समझते हो ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सर मैं दोनों को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना चाहता हूँ, अलाउड है? हाँ, पीपी को आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख दो और आईपी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रख दो, ऐसा। और अज्यूम करो ये दोनों प्लांट और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये दोनों हमारे सर जर्मनी में, दोनों की फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी में डिटरमिन होती है। क्या दोनों को फॉरेन करेंसी के लिए रिमेजर करेंगे? हाँ। मसला है क्या? आईपी हर रिपोर्टिंग डेट पे रिमेजर होगी फेयर वैल्यू के लिए। आईपी का स्टैंडर्ड कहता है कि आपने हर रिपोर्टिंग डेट पे आईपी को रिवैल्यू करना है। तो जब जब फेयर वैल्यू के लिए रिवैल्यू करोगे, तब तब फॉरेन करेंसी के लिए भी रिमेजर करोगे। जब जब फेयर वैल्यू के लिए रिमेजर करोगे, तब तब कैसे करोगे वो भी सिखाऊंगा, ठीक है? पीपी को क्या हर साल रिवैल्यू करना होता है? नहीं सर। क्या है पॉलिसी? क्या कहता है? नशइयों ऑडिट का पर्चा देना है, उसको बार बार पूछता है एग्जामिनर जी। तो मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि रिवैल्यूएशन कब होगी? जब जब हमको डिसाइड करना है, तो इस दफा यार 1 साल पे करा लेते हैं, अगली दफा 3 साल पे कराएंगे, नहीं। फिर स्टैंडर्ड कहता है इट्स अ मैटर ऑफ योर अकाउंटिंग पॉलिसी, आप चाहो तो इसको हर साल रिवैल्यू करो, लेकिन आप इसको जब रिवैल्यू करो जब इसकी फेयर वैल्यू में चेंज नजर आए आपको बड़ा। तो आमतौर पे पीपी 3-3, 4-4 साल बाद जाके रिवैल्यू होती है। लेकिन अगर हमें नजर आ रहा है कि भाई फेयर वैल्यू में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आ रही है, चेंज आ रहा है, स्टैंडर्ड कहता है फिर आप इसको जल्दी जल्दी रिवैल्यू करो। लेकिन याद रखना, इसकी रिवैल्यूएशन टाइम बेस्ड नहीं है कि हर साल एक पॉइंट पे करनी, नहीं। स्टैंडर्ड कहता है जब आपको लगे कि फेयर वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई है, आप रिवैल्यू कर लो, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी रख लो आप 3 साल की, 4 साल की, मसला नहीं है, आप 4-4 साल बाद रिवैल्यू करो। लेकिन अगर दरमियान में आपको ये लगता है कि यार थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है फेयर वैल्यू, कम हो गई, तो आप क्या करो? रिवैल्यू कर लो। तो बताओ कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि वो 3 साल बाद रिवैल्यू करे?
और फिर ये भी हो सकती है कि वो 3 साल का रिवैल्यूएशन तो रख रहा है लेकिन 2 साल बाद कर दे, हाँ मर्जी है उसकी, कोई टेंशन नहीं, 3 साल बाद लाजमी करेगा लेकिन दरमियान में जल्दी भी कर सकता है। अब बताओ सर क्या इसको हर साल रिमेजर करना है फॉरेन करेंसी में? नहीं। कब करना है सर? सर जब रीवैल्यू होगा। ऐसा? सर मेरे पास आईबीएम के शेयर्स हैं, मेरे पास आईबीएम के एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंप्यूटर बनाती है चर्सियों। सर मेरे पास आईबीएम के शेयर्स पड़े हुए हैं, क्या मॉनेटरी आइटम है? यस या नो? नहीं, एक बार यस, नहीं, मूड सर का चेंज हो, नो है ठीक। मैंने आपको कहा रिसीवेबल्स मॉनेटरी आइटम है, मैंने आपको कहा पेबल्स मॉनेटरी आइटम है, मैंने आपको कहा फॉरेन करेंसी का कैश मॉनेटरी आइटम है। कभी मैंने कहा किसी कंपनी के शेयर्स मॉनेटरी आइटम? तो फिर कैसे मॉनेटरी आइटम हो? नहीं है ना। आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदो और वो फॉरेन करेंसी में हो, डॉलर्स में हो, फेसबुक का शेयर खरीद लिया, आईबीएम का शेयर खरीद लिया, क्या वो मॉनेटरी आइटम है? नहीं। क्या वो नॉन मॉनेटरी आइटम है? क्या वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी होता है? नहीं सर। क्या वो फेयर वैल्यू पे कैरी होता है? और सर अगर एक फॉरेन कंपनी का शेयर है तो उसको रिवैल्यू भी फॉरेन करेंसी में करते होंगे, बताओ उसको सर फॉरेन करेंसी के लिए कब रिमेजर करोगे? सर जब जब उसको फेयर वैल्यू के लिए रिवैल्यू करोगे तब तब उसको फॉरेन करेंसी के लिए भी। ऐसा है सर। अभी आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास हम इसको आगे लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है जी। इसको रिवैल्यू करते कैसे हैं ये हमने अगली क्लास में। ऐसा, थैंक यू वेरी मच।